बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, हम सब जानते हैं सिफारतकारी के मैदान के अंदर पाकिस्तान जो है वो मुसलसल कामयाबियाँ समेट रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ नज़र या मुख्तलिफ जाविये से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ख़ास तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर जो स्पीच की गई उसके अंदर फ़लस्तीन की बात हुई, दहशतगर्दी की बात हुई, मगर जिस तरह से कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की गई उसके बाद भारत के अंदर हमें एक सफ़े मातम ऐसा लगता है कि बिछ चुकी है और भारत की जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां हो चुका है। जब दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस वक्त तस्लीम कर रही है, बदकिस्मती के साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें एक महाजराई नज़र आती है, एक कशीदगी नज़र आती है और गो के ये कहा गया कि एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात किए गए हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है अभी तक इसके कामयाब या नाकाम होने के हवाले से चीज़ें सामने नहीं आ रही। ऐसे में जबकि 29 सितंबर की एक कॉल भी हमारे सामने मौजूद है, इन तमाम मामलात पर आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और मुस्तक़बिल की स्ट्रैटेजीज़ को लेके इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, इस वक्त आज़ाद कश्मीर को एक जिस तरह से पाकिस्तान आगे लेकर जा रहा है और जम्मू की बात जिस तरह से कर रहा है, हमारे सामने जब ये खबर आती है कि जी 29 सितंबर की एक कॉल है, एहतजाज की कॉल है, डेडलॉक उसके अंदर नज़र आता है, उसमें आपकी हुकूमत की ताज़ा तरीन पोजीशन क्या है? देखिए, ये जिस एहतजाजी कॉल की आप बात कर रहे हैं, अगर ये एहतजाज हकूक़ के लिए, आज़ाद कश्मीर के एक आम शहरी की फलाह व बहबूद के लिए और आइनी हदूद के अंदर है तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब बुनियादी तौर पर ये एक्शन कमेटी के दोस्त जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता एक्शन कमेटी सितंबर में बनाई थी पिछले साल, सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए, 2023 में। वो मुतालबा पूरा हो गया। जब वो मुतालबा पूरा हो गया तो इन दोस्तों ने शायद ज़रूर सोचा कि जी एक पॉपुलर नैरेटिव मिल गया तो आगे बढ़ना चाहिए। अवामी पजीराई जो है वो बहुत कुछ बंदे से करवाती है। फ़नकार को अगर आप अवामी पजीराई दे दें, तालियां बजा दें, तो वो अपना प्रोग्राम घंटा एक कर देता है। तो अगर एक पॉपुलर नैरेटिव के साथ आप चलें तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, आइन भी इसकी इजाज़त देता है, कानून भी देता है। लेकिन ये जो हालिया मामला है, बीच का मैं पीरियड इसको ओमिट कर देता हूँ। हमारा आखिरी उनसे मुआहदा हुआ था 8 दिसंबर को गुज़श्ता साल। ठीक। अब उस मुआहदे में जो कुछ था वो तकरीबन तकमील के मराइल में पहुँच गया। फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड 2-3 मामला थे जी। वो भी वफाकी वज़रा गए तो उन्होंने कहा जी ये हमारे ज़िम्मे। उसमें एक जुमला लिखा हुआ है कि जी आपने आइंदा इसमें कोई मज़ीद चार्टर में रद्द-ओ-बदल नहीं करना, चूँकि इनका चार्टर जो है वो रिप्रोड्यूस होता रहता है हर 2-3-4 महीने बाद, कुछ ना कुछ उसमें ऐड इन होता रहता है। वो जो पॉपुलर नैरेटिव गवर्नमेंट करना चाह रही होती है वो उसको चुरा लेते हैं कि जी ये देखें हमने प्रेशर दे के करवाया। चलें, वहाँ तक भी बात ठीक है। जब आपने खालिस्तन अल्लाह की मखलूक की भलाई का काम करना है तो डेबिट क्रेडिट जो है तजारत अल्लाह के साथ बंदे को करनी चाहिए, कोई हर्ज की बात नहीं। तो अभी जो इनका हालिया चार्टर ऑफ डिमांड मेरी नज़र से गुजरा, उसमें एक मुतालबा था कि जी महाजरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। ठीक है। अब महाजरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तों के ख़ात्मे का मतलब ये है कि जो क़ज़िया कश्मीर है इसके पीछे जो शहादतों की दास्तान है और इन महाजरीन के आबा व अजदाद ने अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ कुर्बान करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करते हुए हिजरत की। ये 3 नस्लों से जेन्युइन स्टेट से एक शोल्डर्स हैं, इनको राइट ऑफ वोट से महरूम करने का तर्जुमा क्या है? जबकि फ़ौरन ही आपके ज़हन में ये बात आती है कि हिंदुस्तान ने जब 5 अगस्त 2019 को वहाँ पे स्टेटहुड ख़त्म किया और साथ ही 35 से ख़त्म किया तो उन्होंने तकरीबन 65 लाख गैर रियासती लोगों को जम्मू कश्मीर में बसा दिया जी। ताकि अगर कल रायशुमारी बैनुल अक़वामी दबाव के मुताबिक सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए इस्तिस्वाब राय आपको करवाना पड़े तो मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में शो किया जा सके। जबकि हमने अगर ये मुतालबा इसके ऊपर गुफ्तगू भी की तो इसका तर्जुमा क्या है कि आप रायशुमारी में जो महाजरीन जम्मू कश्मीर के हमारे दोस्त जो महाजरीन बस्तियों में पाकिस्तान के 4 सूबों में रहते हैं
उनकी नुमाइंदगी को हम ख़त्म कर देंगे। मैं सर क़ता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इन लोगों का मौक़िफ़ जहाँ तक इन सीट्स के हवाले से है जो ग़ालिबन 12 हैं, उसके ऊपर उनका ये ख्याल है कि जो मकामी लोग हैं उनका हक़ दरअसल मारा जा रहा है, इसीलिए इसको हमने एजेंडे के अंदर शामिल किया। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतहाई बाइज़्ज़त और बावकार शहरी हैं और ये अपने आबाओ अजदाद की ख्वाबों की तकमील के लिए और नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में उसी तरह मुकीम है कि जिस तरह एक बाइज़्ज़त और बावकार शहरी को रहना चाहिए। अब देखिए, आज़ादी की तहरीकों में मैंने कल भी किसी चैनल पे ये बात की कि आप इलाकाई तनाज़ुर में डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है, सस्ती बिजली या सस्ता आटा, ये कौमों की आज़ादी की जंग में कोई मानी नहीं रखता। अगर आप गज़ा में इसराइल को ये दावत दें कि भाई जितने गज़ा के शहरी इनको सोने में तोल दो और वो शहरी अपनी मजहबी आज़ादी, अपनी शहरी आज़ादियाँ सरेंडर कर दें, को करेगा? मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को अगर हिंदुस्तान ये कहे कि वहाँ शायद वो दूध की नहरें बहा देते हैं, अपने मजहबी और अपने बुनियादी आज़ादी के जो हकूक़ हैं उनको सल्ब करने के लिए तैयार हो जाओ, कोई मानेगा? आज़ादी की तरीक़ें खून से लिखी जाती हैं। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का आज का बयानिया तो हो सकता है, लेकिन गुज़श्ता 77 सालों में रियासत में जितना आइनी निज़ाम, जितने डेवलपमेंट के इदारे, जितने स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, इन 2 सालों से पहले सस्ती बिजली और आटे के अलावा एक आइनी तारीख है, एक डेवलपमेंट की तारीख है। जब ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का क़याम अमल में लाया गया, 1 डिग्री कॉलेज था जी, आज उनकी तादाद सैकड़ों में है। चंद किलोमीटर पुख्ता सड़कें थी। गुज़श्ता 2 साल में 3300 किलोमीटर नई सड़कें तो मैंने अपने इस दौरे हुकूमत में शुरू करवाई, इत्तेहादी दौरे हुकूमत में। तो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का आज़ादी की तरीक़ों से बरह रास्त कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने शहरियों को वोट के हक से महरूम करेंगे तो इसका बरह रास्त फ़ायदा किसको जाएगा? कल आप ये मुतालबा भी करेंगे कि जी जो डायस्पोरा में 12-13 लाख कश्मीरी आबाद हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए जो असेंबली की 1 सीट है उसे भी ख़त्म किया जाए। अच्छा, फिर आप मुतालबा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, चाहे मबनी बर जहालत ही है, कर सकते हैं। उस मुतालबे की पजीराई कैसे होनी है कि आप इलेक्ट होकर असेंबली में आएँ, गालिब अक्सरियत हासिल करें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए ना। सही। अगर आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी जमातें और सारी सियासी क़यादत कहती है कि यह मसला कश्मीर के साथ इंतहाई खौफनाक खिलवाड़ करने वाली हरकत है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपका बयानिया क्या है कि हम जबर से, खौफ से, धौंस से, धांधली से, गन पॉइंट पर असेंबली का इजलास बुलवा के इनसे ये अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं? तो ये दुनिया में कौन सी महज़ब कौम आपको ये अलाउ करती है? अब ये जो 38 नकात के ऊपर मुश्तमिल इनका एक चार्टर हम कह सकते हैं जो हमारे सामने आया है, उस पर हमें सर ये बताइएगा कि एक तो आप लोगों का निमटने का प्लान क्या है, क्योंकि इनके मुतालबात शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि हमने जितने इनके मुतालबात देखे हैं वो सारे ऐसे ही हैं जैसे अवामी मसाइल से मुतालिक हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू से शायद मैं ये अक्स करने में मेरे ख्याल में दुरुस्त हूँ कि इसका कहीं ना कहीं सियासी मुहरक़ात की अंदर भी इसके अंदर शामिल है। देखिए, गुजारिश है कि जब भी आपने एक लामहदूद इंतशार को हवा देनी हो तो अट्रैक्टिव तरीन बयानिया क्या है कि निज़ाम पोसीदा हो चुका है जी, हम नया डॉक्ट्राइन आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का लेके आए हैं। जो पुराना निज़ाम था वो शैतानी निज़ाम था, अब फरिश्ता सिफ्त लोगों पर मुश्तमिल निज़ाम आने को है। ये हकूक़ का बयानिया आपने देखा कि बलूचिस्तान में क्या रंग दिखा रहा है जी जी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने ये बयानिया लेके अवामी हकूक़ का, फिर उसका एंड क्या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में? बयानिया को पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए इंतखाबी अमल से गुजरते हुए मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, ये तो दुनिया का मारूफ तरीन तरीका है। दुरुस्त। अब जो इनके मुतालबात हैं मैं आपको 2-4 सुना देता हूँ। जी जी प्लीज़। एक है जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम जी, उस पर आपके ख्याल में कितनी लागत आती होगी? जस्ट
वो तो बहुत बड़ी लागत उसके लिए दरकार है, और ख़ासतौर पे जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन उसमें आपने अपने मौजूदा वसाइल को भी मद्देनज़र रखना होता है। वो अरब रुपए का सब्जेक्ट है। मुझे क्या देना है? ज़मीन वो हमने ऑफर कर दी। मेरे आइन में ये सब्जेक्ट किसका है? एविएशन डिवीजन फेडरल गवर्नमेंट का। उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी शुरू करवा दी है, लेकिन इसके लिए अरब रुपए चाहिए। आपका जो न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद का है, ये कितने सालों में बना? अब अगर आप चाहें कि जी रात के 3:45 बजे फेडरल मिनिस्टर्स इसका नोटिफिकेशन करके हमें दे दें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। इसमें मास सुआए इंसैनिटी की और क्या है? फिर इनके कुछ मुतालबों में आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे का क्या, ये सी पैक का प्रोजेक्ट है जी, ये भी ऑलमोस्ट 25 बिलियन के करीब इसकी लागत होगी। 10 अरब से चला था, अब चूंकि 10 साल पुरानी बात है। मेरा जो पूरा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है आज़ाद कश्मीर का, वो 32 अरब है। और महाजन नशिस्तों के हवाले से बैत तो ये कहते हैं ना खात्मा, लेकिन जब कमेटी के सामने बैठे तो उन्होंने कहा जी उन्होंने पूछा कि यार आपका ताल्लुक क्या है इससे, क्यों आप इनका खात्मा चाहते हैं अगर आपके कोई हिडन अज़ाइम नहीं है? नहीं सर, इनके जो है ना डेवलपमेंट के फंड्स वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो वो 32 अरब में से कितने हैं? 8-10 करोड़ 15 करोड़। उस पर भी ये यकीन दहानी कराएगी कि इस पर कमेटी बना लें, इसका मैकेनिज्म चेंज कर देते हैं। इसका मैकेनिज्म शवाब बनाने के लिए जो कुछ आप चाहते हैं वो इसमें इंक्लूड कर देते हैं। झगड़ा क्या है? दर हकीकत हवा भी इसी मुतालिबे को लेकर दी जा रही है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या थी कि जी ये 5 टनल्स बना दी जाएं जी, ठीक है। वो टनल्स क्या हैं? लोहार गली टनल, वादी अलीपा टनल, जेलम वैली और सुंदरमार बेडी टनल, ये सारे पॉपुलर बयानिए हैं। बिल्कुल। इनके लिए 500 अरब की खतीर रकम चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है। और शायद उन्होंने इनको यकीन दहानी भी कराई कि ठीक है, इसके लिए हंगामी बुनियादों पर इसको देखते हैं, ठीक। लेकिन इसमें 2-3 मुतालबे बड़े ही कमाल के हैं। एक था जी नॉन कस्टम गाड़ियों की इजाज़त दीजिए। जी जी जी, ठीक, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कोई होश शख्स इस जो दहशतगर्दी का भी माहौल है, इसमें अनरजिस्टर्ड गाड़ियों या नॉन कस्टम गाड़ियों के ज़रिए आप कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी में या गाड़ी बारूद से भर के कहीं फाड़ देते हैं, तो तलाश आप कैसे करेंगे कि ये गाड़ी कहाँ रजिस्टर्ड थी, कौन लाया, और फिर कौन लेगा? फिर आप मुझे ये बताइए कि नॉन कस्टम गाड़ियों का या लग्जरीज गाड़ियों का क्या वास्ता है आज़ाद कश्मीर के एक आम शहरी से? वो स्कूटर में तेल डलवाने से तंग होगा, उसने नॉन कस्टम गाड़ी क्या करनी है? फिर ये भी किसी का नैरेटिव या किसी और का जो इनके मुंह से बाहर आया। अच्छा, फिर जहाँ ये कहते हैं जी डेडलॉक हो गया कि जी मरात का खात्मा, अच्छा वो मैं 4-5 दफ़ा एक्सप्लेन कर बैठा हूँ, या आपको भी दिखा देता हूँ जी प्लीज़, कि ये एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कंपैरेटिव स्टडी है आज़ाद कश्मीर के वज़रा और MLAs की और पाकिस्तान की सारी सूबाई असम्बलियों की। ये 9 लाख से शुरू होता है और ये 4 लाख पे ख़त्म होता है पाकिस्तान में। सिर्फ मैंने इन्हें ये दावत दी, हमारे 1.5 लाख MLA ले रहा है और 2,20,000 टेक अवे जो है वो वजीर ले रहा है। तो मैंने इन्हें कहा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, किसी की पैरिटी करनी है ना आपने, तो जो आपको पसंद है लें, इस पर बैठ के बात करते हैं, कोई डेडलॉक नहीं है। आज उनमें से एक साहब फरमा रहे थे, चूंकि ये करते क्या हैं कि जी जो इनको शरीफ आदमी कोई बात करता है ना, मैं वैसे उनको शरीफ आदमी तो इस्तारतन बात कर रहा हूँ, ज़हनों में खबासत भरी हुई है कि जी जाएँ मोहतरम, ये जाके आप बात कर दें। आज एक साहब इनमें से फरमा रहे थे जी कि आज़ाद कश्मीर के वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, अब उन्होंने कहीं से सुन लिया कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है और उसी को लेकर आ गए, और उसको उन्होंने फ़ौरन सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया कि जी वहाँ पे तो 1300 सीसी गाड़ियाँ लिखी हुई हैं, तो ये 1300 सीसी क्यों इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, ये मैं ले आया आज, मैंने कहा ये भी चलें अवाम को पेश कर देते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2022 में आखिरी दफ़ा अमेंड हुई और नोटिफाई हुई, ठीक। ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या कहती है? ये है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जी। इसमें जो वुज़रा और मशीराने कराम हैं उनके लिए 2 गाड़ियाँ ऑथराइज्ड हैं, एक 1.8 लीटर कार, ठीक है, और एक 3000 सीसी जीप, ये 2 ही, ठीक, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि उन्होंने बयानिया की बहस छोड़ दी है तो मैं बता देता हूँ कि जब से मैं आया हूँ 2 साल और 5 माह से, एक सिंगल नई गाड़ी जो है वो नहीं खरीदी गई किसी वजीर के लिए, किसी ब्यूरोक्रेट के लिए। अब वज़रा के पास गाड़ियाँ कौन सी ज़ेर इस्तेमाल हैं?
2005 मॉडल, 2006 मॉडल परेडोज, कईयों की बॉडीज चेंज हुई हुई हैं, इंजन सबके चेंज हुए हुए हैं। जिस तरह पुरानी गाड़ी खरीद नहीं लेते और जाके सेकंड हैंड मार्केट से प्राइवेटली आप उसको वो रिकंडीशन कराने की कोशिश करते हैं। अब 70% वुज़रा जो हैं वो 2006-07 मॉडल गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से अगर किसी का जेन्युइन इंजन जो था वो 2300 या 2400 सीसी था, तो उसने जो मार्केट में मिला को 3500 डलवा दिया, आपको 500 सीसी अगर किसी का इंजन फालतू हो गया तो इन पे एतराज़ है। ये वो बेसिकली उन मराद की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इनको खत्म किया जाए, तो बेसिकली है ही नहीं। आज आप देखिएगा कि जी 1300 सीसी गाड़ी, 1300 सीसी का इसमें जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर हिली टेरेन है। 1300 सीसी कार जो है वो सेक्रेटेरिएट के लोगों को ऑथराइज्ड है, वो भी 1300 सीसी से 1000 सीसी तक, जिन्होंने दफ्तर और सेक्रेटेरिएट का काम करना है, जिन्होंने फील्ड में जाना है। आज़ाद कश्मीर मुश्किल टेरेन है। अगर आपने कार में भी जाना है तो मेटल रोड होनी चाहिए और कम से कम आपकी गाड़ी में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि 2-3 अफराद को वो पहाड़ चढ़ भी ले और उतर भी जाए, उनका बोझ उठाकर भी ऊपर जा सकते हैं। लॉजिकल बात है। अब अगर इस पे भी कोई बात है तो इस पे भी कोई डेडलॉक नहीं है। अगर आपने कोई इस पे मजीद कोई गुफ्तगू करनी है कर लें आके। इसमें सर जो नकात उन्होंने शामिल किए हैं, फौरी तौर पे काबिल अमल कौन से हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं और उनको कह भी रहे कि ये फौरी काबिल अमल है, इनके ऊपर हम गौर भी कर रहे हैं और अमल भी कर देंगे? ये 38 रुकनी चार्टर है जी। इसमें जो असल प्रॉब्लम थी वो कहाँ पैदा हुई, जो मैं समझता हूँ उसको भी रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मुतालबा नंबर 7 है ये 5 KVA का खात्मा, ठीक, और साथ आगे लिखा हुआ है एक्ट 2021 का खात्मा। अब ये दो बड़े इंटरेस्टिंग मुतालबात हैं। ये बुनियादी तौर पर जो ताजर और सनतकार अशराफिया है जी, बेसिकली जब वो कहते हैं ना अशराफिया की मुराद का खात्मा, तो वो वुज़रा या ब्यूरोक्रेट्स मुराद नहीं है। उनका तो मैंने सांस इतना घोंट दिया हुआ है माशी तौर पर, क्योंकि 3 रुपये बिजली और 2000 रुपया मन आटा पूरा करने के लिए मुझे 71 अरब रुपया का डेफिसिट है, जो मैंने अपनी ओन रिसीट से पूरा किया। इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर में किसी को अपनी तनख्वाह या कोई जायज़ TDA के अलावा एक टेडी पैसा दस्तयाब नहीं है। वो को पुराना जमाना होगा जिसकी ये बात करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेसिकली। अच्छा, अब ये रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं? 5 KVA से नीचे तो जो आम ताजर हैं जिन्होंने मीटर लगाया हुआ है सिंगल फेज, या छोटे जो आपके छोटा ताजर है, वो तो सारे मुस्तफीद हो रहे हैं। 5 KVA से ऊपर वाले कौन से हैं? बड़े बड़े सनतकार, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स, बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स, मुख्तलिफ चेन्स, फूड चेन्स, कपड़ों के ब्रांड्स, मसलन वो सारे लोग, बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप मुतालबा तो हुकूमत पाकिस्तान से कर रहे हैं कोई 1000 अरब के, लेकिन आप गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए भी जो गवर्नमेंट की बेसिक रेवेन्यू है ना अपने टैक्स देना है, और जो करोड़पति अरबपति सनतकार हैं उनसे भी बिजली का कमर्शियल यूनिट अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा है जी 32 से 33 रुपये है। अब इनका मुतालबा क्या था जी कि 5 KVA की बजाय वो लोड पहले 40 KVA और उसके बाद 160 KVA, यानी उन्हें भी ऑलमोस्ट फ्री बिजली दे दी जाए। तो मैंने तो यहाँ तक नरमी की, मेरे वुज़रा ने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये इस पर बात फंस गई है। मैंने कहा यार जहाँ 71 अरब का खसारा है वहाँ 3-4 अरब और बर्दाश्त कर लो, इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालो और कर दो। तो मेरी तरफ से तो कोई डेडलॉक नहीं है, बेसिकली उनकी तरफ से डेडलॉक। और मुतालबात कर वो किससे रहे थे? गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों से, जिनके साथ कौन बैठे थे? 2 इंतहाई मोअज़्ज़ज़ वुज़रा, वफाकी वुज़रा, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भिजवाए गए, जिनका बुनियादी काम था सालिसी करना, लेकिन उन्होंने इनको पूरी शफकत से सुना और 13 घंटे सुना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उन 13 घंटे में जो इनका सोशल मीडिया हर आधे घंटे 15-20 मिनट बाद ये पोस्ट लगाता रहा कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और सुबह 3:45 बजे इनकी पोस्ट और गुफ्तगू इनके दोस्तों की जो एक्शन कमेटी के बाकी मेंबर थे वो सब ये कहते रहे कि जी 90-91% मुतालबात तस्लीम हो गए हैं। तो मुझे ये बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अगर 51% भी आप अपना बात गेन कर लेते हैं तो आपके नेगोशिएशंस कामयाब हैं। यहाँ तो 91% आप खुद मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये खत्म करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि जी वो जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे, नाकामी का नाम अब भी नहीं लेते, हौसला अफजा बात है। तो जो तातुल का शिकार हो गए थे, आप उनके ऊपर दोबारा बैठ के बात कर लें। हुकूमत पूरी फराखदिली से तैयार है। अगर आप तरीके आज़ादी कश्मीर के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते, कोई बैरूनी हिडन एजेंडा नहीं है, ठीक,
रियासत की फलाह बहबूद की बात करनी है, उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के हर जो पावर सिस्टम में रहने वाला शख्स है वो इनके लिए हाजिर है। अभी सर हमें याद है कि मई के महीने के अंदर भी चंद दिनों में ये एहतजाज हुए थे और तब हुकूमत पाकिस्तान ने इनको यकीन दहानी भी कराई और उनके मुतालबात को भी तस्लीम किया था। अभी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसमें आपको लगता है कि ख़ास तौर पे जब ये मुहाजिरीन के हवाले से बात कर रहे हैं या उन नशिस्तों के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये एक बैरूनी एजेंडा है जिसको इंक्लूड किया गया है और जिसके ज़रिए जो है वो हालात को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है आज़ाद कश्मीर। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ फरिश्तों की हुकूमत है, गवर्नमेंट के लैप्सेस रहते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और फिर ऐसी गवर्नमेंट है जो 3 मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों पे अरकान पे मुश्तमिल है जिन्होंने आपस में इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन जो इस हुकूमत का सरबराह है ना, जो मैं अदना सा सियासी कारकुन हूँ, वो इस रियासती निज़ाम का माशी तौर पर बेनिफिशरी नहीं है, ना मराद के हवाले से। अब इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर और सदर को मुस्तशना करार दिया गया है। मेरे पास बड़ी गाड़ी है 4400 सीसी जो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 15 या 17 साल पुरानी है और मेजर एक्सीडेंट है, मोटरवे पे एक दफ़ा वो एक्सीडेंट हो गई थी, मैंने नहीं खरीदी। और वो बड़ी गाड़ी मेरी रिक्वायरमेंट क्यों है? मैं वैसे मेरे पास 1300 सीसी कार है, 1600 सीसी सॉरी, जो मेरी ज़ाती गाड़ी है, और जब मैं मुजफ्फराबाद लोकल सफ़र करता हूँ तो फिर वो 1000 सीसी सुजुकी पे करता हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये बड़ी गाड़ी मेरी रिक्वायरमेंट क्यों है कि जब मैंने इंडियन नैरेटिव को चैलेंज किया, जहाद फी सबिलिल्लाह की बात की, तो जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने मेरे पीछे सुइसाइड बॉम्बर्स लगा दिए। तो मैंने जब प्राइवेटली सफ़र करना शुरू किया तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उन्होंने कहा जी ये क्या हरकत है, या आप अगर पर्सनल नसीहत में तो करें, आप एक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं तो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमने आपको देना है अब आपने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी, उसको फॉलो कर बाय द बुक। तो ये अगर पुरानी गाड़ी आपको दस्तियाब है तो आप ये भी इस्तेमाल नहीं करते तो ये तो फिर कोई वो थोड़ा बहुत धमाका सह जाएगी, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो उसमें गाड़ी समेत आप नज़र ही नहीं आने लगेगी आप गए किधर हैं। लेकिन वो भी कानून की इसलिए खिलाफ वर्जी नहीं है कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर 33 या 34 गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे मैं एक ही करता हूँ। मर्सिडीज़ गाड़ी जो है मेरी बंद है पिछले 2.5 साल से, तनख्वाह मैं नहीं लेता, TADA मैं नहीं लेता, पेंशन भी मैं नहीं लेता, जबकि पेंशन 100% इसलिए जायज़ है कि पेंशन तो आप अपनी तनख्वाह से कटाते हैं जी। लेकिन अगर उस पर भी इनको गुफ्तगू करनी है, गाड़ियों पे करनी है, तनख्वाह पे करनी है तो बैठे कर लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई रैशनल इनके पास है, ले आएं। लेकिन सियासी क़यादत को मिलाइन करना, निज़ाम की जड़ों को खोखला करना और साथ उसको मशरूत कर देना तरीके आज़ादी कश्मीर की जो बेस है उससे तो फिर यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि ये एजेंडा अवामी मुफाद का तो नहीं है। अगर अवामी मुफाद का होता फिर तो आपको अरबों के जो मंसूबे जिनका आपने तज़किरा किया उसकी यकीनदानी तो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको करवा दी थी। अवामी मुफाद के नाम पे ये जो एजेंडा हमारे सामने आया जिसको लेके आगे बढ़ा जा रहा है, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक डेडलॉक तो बरकरार है, अगर तो चीज़ें दुरुस्त नहीं होती या मुस्बत अंदाज में आगे नहीं बढ़ती तो फिर इस एहतजाज से निमटने के लिए आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी क्या है? अच्छा, ये जो आपने फरमाया ना कि डेडलॉक, तो डेडलॉक का वर्ड तो मैं भी यूज़ नहीं कर रहा और एक्शन कमेटी के लोग भी नहीं कर रहे, वो तातुल कहते हैं और मेरा उसने जान ये कहता है कि तातुल दूर हो जाएगा और मामला चलिए तातुल से हल हो जाने चाहिए, कर लेते तातुल। अब जो आप फरमा रही हैं निबटना जी, मैं ये भी वर्ड यूज़ नहीं करता कि अगर मेरे आम शहरी हैं उनमें हर मकतबे फ़िक्र के लोग हैं, कुछ तकरीब कार जैन के हैं, कुछ जराइम पेश हैं, कुछ आम शहरी भी हैं, शुरफा भी हैं, कोई नैरेटिव से मुतासर हैं और फिर इनकी लीडरशिप भी है। तो स्टेट को जो इनसे बर्ताव करना है वो तो मुशफ़क़ाना ही होना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर ये बेसिकली इनकी कॉल है कि जी गैर मुइना मुद्दत का शटर डाउन है, ठीक। अब जो दुकान का मालिक है अगर वो गैर मुइना मुद्दत की शटर डाउन करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज़ है? वो अपने कारोबार को तबाह करना चाहता है या अपने बीवी बच्चों के रिज़्क़ पे लात मारना चाहता है, नो इश्यूज़ विद मी, ये तो उनको आइन भी इजाज़त देता है।
कि आप अपनी चीज़ को, मतलब मैं अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता तो मुझे कौन सा रियासती इदारा कह सकता है कि आपने जबरन ये गाड़ी इस्तेमाल करनी, ना करें। लेकिन जो इसी के साथ दूसरा जुमला क्या है जॉन स्टूअर्ट मिल का कि हर शख्स को छड़ी लाने का हक हासिल है, लेकिन जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है वहाँ पे रोक देना आपकी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ पे किसी बाज़ार में ताजर दुकानें खोलना चाहते हैं, उन ताजर हजरात को जलाओ गिराओ आर्सनल लूटिंग से बचाने के लिए फिर हुकूमत को क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? आपने उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए चाहे जो भी सतह आपको जो आइन में लिखा हुआ है, आइन के मुताबिक ये तो आज़ाद गुफ्तगू कर सकते हैं। हुकूमत जो है वो खालिस्तन वो गुफ्तगू कर सकती है जो कानून के ताबे है। ठीक, कानून के ताबे क्या है कि जो अपना आज़ाद कारोबार करना चाहे उसे प्रोटेक्शन फराहम की जाए। उसके बाद ये कुछ जलसे जुलूस करना चाहते हैं, मुकामी इंतज़ामिया से रब्ता करें, डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ज़रूर करें। लेकिन अगर आप निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करने के लिए सड़कें बंद करना चाहेंगे जी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले करते हैं डंडों के साथ, तो वो चीज़ जो इंसानी जान के लिए बायसे ख़तरा है, गाली गोली डंडा बर्छा छुरी चाकू, अगर आप उसको इस्तेमाल करके इस सारी अपनी हकूक़ के बयानी को तशद्दुद के साथ जोड़ते हैं जी, तो फिर रियासती आइन और उसके ताबे एक्ट्स और उसके ताबे जो कवानीन और जो कायदे बनाए गए हैं उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि फिर आपने शर पसंद नासिर को कंटेन किस तरह करना है। ठीक, और वही तरीका इख्तियार किया जाएगा जो कानून इजाज़त देता है। अमूमी तौर पे जब सर हम इस किस्म के एहतजाज या डिमांड्स की बात करते हैं तो इकॉनमी को भी मद्देनज़र रखते हैं। अभी हालिया जो DGISPR साहब की तरफ से एक दौरा भी किया गया, जामियात के तलबा से उन्होंने बातचीत भी की, उसमें भी उन्होंने इकॉनमी के ऊपर बड़ा जोर दिया कि एहतजाज आपका जमहूरी हक ज़रूर है, मगर ऐसा एहतजाज जो इकॉनमी को तबाह करे, नुकसान पहुँचाए, वो ज़रूरी नहीं है और उसको रोकना चाहिए। अभी इस किस्म के एहतजाज तवातुर के साथ आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, हर कुछ महीनों के बाद इस किस्म का एहतजाज आता है, तो ये आप लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी दबाव में लाने का एक सियासी हरबा है, और मुस्तकबिल के लिए इनको रोकने के लिए आप लोगों के पास प्लान क्या है? देखिए, गुजारिश सुनिए, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनमें उस तरह के एहतजाज नहीं होते जो महज़ब दुनिया, अब तो मैं उसको सो कॉल्ड महज़ब दुनिया भी नहीं कहता, क्योंकि जो गज़ा पे बैनुल अक़वामी दुनिया ने अपना किरदार अदा किया, फिर अब तहज़ीब तो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। लेकिन जो मजबूत जमहूरी रवायात के ताबे चलें गुफ्तगू करते हैं, सिविल सोसाइटीज़ एहतजाज करती हैं जी, लाखों का मजमा भी होता है, लेकिन एक गमला भी नहीं टूटता। लोग रातों को शम्मे भी जलाते हैं, सिट इन्स भी करते हैं, धरने भी देते हैं, लेकिन वो स्टेट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, क्योंकि उनके पब्लिक के टैक्सेस से बनी होती है ना। लूटिंग आर्सेनल, ये इसका पुरअमन एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको अपने जायज़ मुतालबात की बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्या फेडरल गवर्नमेंट के जो 2 नॉमिनी ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे वो तशरीफ़ ले गए, और आपने खुद कहा कि जी 90% हमारी बात पूरी हो गई। तो अब इसके बाद आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को आग और खून में धकेलना, ये मुकामी बयानिया तो नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं चूंकि माफिया से लड़ा जी, मैं आज़ाद कश्मीर में बैड गवर्नेंस से लड़ा, करप्शन से लड़ा, और सबसे बढ़कर जो मेरा जुर्म है, मैं स्टेटस को से लड़ा। मुझे शिद्दत से ये एहसास था कि रियासत के काम शहरी का, नौजवान मेरे बेटे बेटियों का, बच्चे बच्चियों का रियासत से रिश्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो गवर्नेंस की इस्लाह की जाए, अदारा जाती इस्लाह की जाए, और रियासत के वसाइल का रुख अवाम की फलाह बहबूद की तरफ मोड़ दिया जाए। अच्छा, जब आप स्टेटस को तोड़ते हैं, बेनिफिशरीज जिनके मुंह को लुकमा हराम लग चुका होता है और जो करप्शन को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के दर्जे पर ले गए होते हैं, फिर ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जब जिस्म में कैंसर का फोड़ा, दवाइयों से उसका इलाज ना हो तो सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। तकलीफ होती है, उस वक्त शदीद तकलीफ होती है, लेकिन जब वो हीलिंग के प्रोसेस में जाता है तो पूरी बॉडी को आराम आ जाता है। अभी जो इस वक्त आप आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं, ये सर्जिकल इंटरवेंशन हो चुकी है जी। अब अगर सारे दोस्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जिसमें एक्शन कमेटी में भी कुछ सेन वॉइसेस हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, कुछ आला सतह के तकरीबकार हैं और कुछ बड़े समझदार लोग भी हैं इनमें,
जो कानून को समझते हैं। तो अगर मनफी ज़हन जो है वो उसको बढ़ने का मौका मिलेगा तो इंतशार पड़ेगा। अगर सेन वॉइसेस बात करेंगी तो मामला समझौते से हल हो जाएगा। और जब ये मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हुए तो ये बात इन्हीं एक्शन कमेटी के दोस्तों ने कही कि जी 2 डिवीजन्स के दोस्तों मामला तय कर चुके थे, 1 डिवीज़न रावलाकोट डिवीज़न के दोस्तों ने कहा नहीं अभी हम हार्डकोर ही चलेंगे, सख्त रवैया अपनाएंगे। तो छोटी सी जगह आज़ाद कश्मीर, वहाँ छुप कुछ नहीं सकता। मेरी आज भी उनके लिए दावत फ़िक्र है, आइए बैठिए, जब 91% तय हो गए हैं तो 9% के ऊपर मसला क्या है। और अगर आप बयानिए की जंग में या अपनी झूठी अना की जंग में, मैंने इन्हें बताया कि ये बेसिकली इनका प्रोग्राम क्या था कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल और उसके बाद क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद करने हैं, लेकिन ये इनका प्रोग्राम नहीं है जो मुझे अनफोल्ड होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं भी वहाँ का शहरी हूँ। बिल्कुल। ये मजमा इकट्ठा करके फिर एक जो पुरतशद्दद लॉन्ग मार्च है वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि बैनुल-अक़वामी दुनिया की तवज्जो जो है वो, क्योंकि दारुल हुकूमत है, तो फिर ये एजेंडा जो है ये मकामी तो नहीं है, ये तमीर तरक्की का एजेंडा तो नहीं है। सही। अगर तमीर तरक्की की कोई बात है तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की यकीनदहानी तो आपको फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है, फिर आपकी ये सुई कहाँ अटकी हुई है। सर, आप जब रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अब जिस तरह से आपने बयानी की बात की है, और हमें पता है हमेशा से हमसाया मुल्क जो भारत है वो यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के बासी बसते हैं, मोहब्बत है, प्यार है, एक लगन है, उनके साथ हमारा एहसास है, और पाकिस्तान का ख्वाब ही आज़ाद कश्मीर के साथ आगे बढ़ता है। तो इसमें हमारे सोशल मीडिया का किरदार कितना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप जैसे मुदब्बिर लोग तो जब दस्तयाब हैं हमारे सामने लेकर आते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ आता है, लेकिन हर एक गुजरते सेकंड के अंदर जब सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मनों के बयानिए को हवा देती हुई महसूस होती हैं हमें। देखिए, ये सोशल मीडिया जो है ये अनकंट्रोल्ड वेपन है। 5th जनरेशन वॉर किसको कहते हैं आप? सोशल मीडिया की वॉर को। अब जिस भारत को हमने अंदर घुस के मारा और अभी तक उसकी जहाज़ की गिनती, जहाज़ों की जो तबाह हुए हैं उनकी गिनती दुरुस्त नहीं हो सकी जी, वो मेहरबानी अमेरिका के सदर की, जो उन्होंने 7वें जहाज़ की तरफ भी निशानदेही कर दी जी। जब आप मारूफ बैनुल-अक़वामी जंग लड़ते हैं और बुरी तरह जूते खाते हैं और ज़िल्लत अमेज़ आपको हज़ीमत अमेज़ शिकस्त होती है, और मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान और उनकी जरी की आदत जो है वो ना सिर्फ जंगी मैदान में बल्कि सफारती महाज पर भी कामयाबियों के झंडे गाड़ती है बिलाशुबा। तो फिर दुश्मन क्या चाहेगा कि हम इनसे सामने की लड़ाई तो कर नहीं सकते, फिर चांकिया डॉक्ट्राइन पर अमल करते हैं। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। अच्छा, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मैं आपको पूरी एतमाद से ये बात बता रहा हूँ जी, हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके प्रोफाइल लॉक्ड हैं, जो बैरून पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं और होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको फंड कर रही हैं, और मकसद पाकिस्तान के उनके ऊपर बूस्टर लगे हुए हैं, उनके ऊपर बयानिए को मल्टीप्लाई करना है। मसलन मेरा फेसबुक पेज है, 80-81 हज़ार लोग उसको देखते हैं, जो उसके परमानेंट उसको विजिट करने वाले दोस्त हैं। 1 रुपये की भी मनीटाइजिंग नहीं है, मेरे पास फालतू पैसे ही नहीं है। मैं तो नानो नुस्खा बड़ी मुश्किल से चलाने वाला आदमी हूँ, चल रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। VIP माहौल में मैंने ज़िंदगी गुजारी नहीं, ना मुझे उसकी कभी ख्वाहिश रही है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मुझे तो शायद रियासती वसाइल इजाज़त भी दें कि मैं अपने बयानिए को और उसकी तशहीर के लिए इसको बूस्टर लगा दूँ, लेकिन ये नॉन जेन्युइन तरीका है बात का। जेन्युइन तरीका क्या है? नेचुरल लोग आपसे जुड़ें, जो आप पे तनकीद भी करें, सेहतमंद तनकीद। अभी क्या होता है कि जब मैं कोई बयानिए की बात करता हूँ, अपना नैरेटिव देता हूँ, तो 30 सेकंड के अंदर 700, 800, 1000 बंदा मेरे पेज पे आके गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। जब एजेंसीज उनको चेक करती हैं, सबके प्रोफाइल लॉक होते हैं और 80% जो है वो बैरून मुल्क में फॉरेन कंट्री से हैं। तो मुझे एक आम सियासी कारकुन के तौर पे तो हट के बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुझे 100% पता है कि इसके पीछे कौन है, और जो मेरा बयानिया है उससे हिंदुस्तान और उनके वुज़रा को इतनी शदीद तकलीफ है। अभी कोई 4 दिन पहले मोरक्को में राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी, जो इंडियन मिनिस्टर डिफेंस था, कि जी आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो अंदर से ही बड़ी तब्दीली आ रही है, तो हमें तो वहाँ जंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी पूरी नज़र है और मुकम्मल वो फंड कर रहे हैं। और अब जब एक तरफ ये सूरत हाल और इदराक है और दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं कि जी 91% मसले हल हो गए, तो फिर अगर आप मुहिब्बे वतन हैं
मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, अपने आप को खुद साख्ता अवामी नुमाइंदा अगर साबित करना चाहते हैं, तो फिर दुश्मन के बयानिए का आपके साथ क्या ताल्लुक है? मैं सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपके सारे मुतालबे तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान का एक आम टैक्स पेयर जो है आपको फ्री बिजली और सस्ता आटा और दीगर हजारों अरबों की मुराद देने के लिए वो कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान में तो यह सहूलत किसी को हासिल नहीं है। जी जी जी। तो अगर पाकिस्तान के मोहब्बत के रिश्ते कश्मीरी अवाम के साथ पिछले 77 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कायम हैं, तो उन रिश्तों में अगर दरार आप डालना चाहते हैं तो इसके पीछे किसका एजेंडा है, किसकी ख्वाहिश की तकमील हो रही है, सारी दुनिया जानती है। अभी तो सर हम आज़ाद कश्मीर को लेके जिस तरह से मामलात को सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि कला कमा किया जाए उन अनासर का जो यहाँ पर हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, मगर इंटरनेशनली पाकिस्तान और हमारी आर्मी जिस तरह से कामयाबियां समेट रही है सिफारती लिहाज से, उसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल कि हम कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो मसाइल हैं उनको हल करने में कितना मजीद? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने गुज़श्ता 15-20 सालों में जो गुज़श्ता अदवार गुजरे हैं, मसला कश्मीर पर इतनी तेज़ी नहीं देखी जितनी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ये हालिया विजिट्स में। अब मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ, ये मेरी राय नहीं है, इसके पीछे सबूत है। आप सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं, तो मुझे बतौर कश्मीरी उसमें मेरे इत्मीनान की बात क्या है कि OIC के फोरम से अब यह मसला आगे चला गया अरब लीग में। अब इसका रद्द-ए-अमल देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, उनके जो तर्जमान हैं उनकी शक्लों के ऊपर जो मुंह उनके लटके हुए हैं वो बता रहे हैं कि इस जो डिफेंस पैक्ट है इसका कश्मीर के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा जी। उसके बाद जो बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में अमेरिका मैटर करता है, अगर हम कहें नहीं पड़ता तो बिल्कुल फजूल बात है। तो अगर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन एलीट जो है और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस मामले की तरफ तवज्जो दिला के ओपन वोकल कहेंगे वो इस मसले के हल के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इंडिया ने तो मरना ही मरना है इस बयानिए से। तो फिर आखिरी ऑप्शन उनके पास क्या रह जाता है कि जो जंग वो दिन की रोशनी में हार चुके हैं और जो जंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के गयूर अवाम और जम्मू कश्मीर के अवाम बिल्कुल जीतने के करीब हैं, उसे फिर रात की तारीकियों में साजिशों के जरिए नाकामी में तब्दील किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फजल करम से ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब भी अपने दुश्मनों से कई कदम आगे है और ये बरतरी इसी तरह से बरकरार रहेगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जितने भी चैलेंजेस हैं और मुस्तकबिल की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से हम खुश आमदेद कहेंगे आपको। इस वक्त सर आपकी जो हुकूमत है वो मैं अगर ये कहूँ कि बैक वक्त कई चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो रही है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें महसूस होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कशीदगी है, शेलिंग है। वहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनके रिलीफ और बहाली के लिए फौरी तौर पर आप लोगों की हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं? देखिए, जब ये मार्का हक जो है ऑपरेशन बुनियादुल महसूस शुरू हुआ तो इससे एक माह कबल जितनी हमारी रिहेबिलिटेशन के अदारे थे, मकामी इंतज़ामिया थी, उन्हें हमने 1 अरब की लागत से एक एंडोमेंट फ़ंड कायम कर दिया। सबसे पहले जो हमारे दोस्त, जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ, जो हमारे मुजाहिद, हमारे बेटे बेटियाँ, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो मार्का हक में जिन्होंने शहादत का दर्जा पाया, उनके पसमानदगान की तलीफ़ कल्ब के लिए 24-48 घंटों में हमने जो उनको इमदाद फराम करनी थी कर दी। जो बकिया नुकसानात हैं उनका साथ साथ अदाला किया जा रहा है, वो सारा मामला अंडर प्रोसेस है। उस दौरान जो रिलीफ के अदारे थे, जो सड़कों की बहाली थी, जो हॉस्पिटल्स का और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमने खुराक वहाँ पर स्टोर करनी थी, वो सारे मामला अल्लाह के फजल करम से आसान तरीके से। अब बहाली एक मुसलसल अमल है जी। अब हमारे पास ये जो अब आपने जो सवाल पूछा, इसको मैं इस तरह इसका रिफ्रेश करके आंसर देता हूँ कि जो LO3 के मुतासरीन हैं वो भी, जो 1989 के मुहाजिरीन हैं, जो वहाँ पे जुल्म जबर से तंग आके अपनी इज़्ज़तें बचा के, जो उनके ख़ानदान के 1-2 अफराद बचे वो बारूदी सुरंगों से गुजरते हुए बदहाली में, तबाहली में ज़ख्मी होके
कश्मीर में बसे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आ बसे, फिर 65 की जंग में जो वहाँ से मुतासर हुए, फिर 1948 में जो वहाँ से मुतासर हुए, फिर 71 में भी मुतासर हुए। तो इन सब की उम्मीद और मंजिल क्या थी कि आप जितने अहबाब हैं, जिनमें आपके अबा अजदाद भी शामिल हैं, आप सब 14 अगस्त 1947 के बाद के पाकिस्तानी हैं जी। मुझे और मेरे अबा अजदाद को ये शर्फ हासिल है कि हम 19 जुलाई 1947 के पाकिस्तानी हैं। हमने पाकिस्तान के क़याम से कबल अल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की हुई है। तो इस मुश्किल सफ़र में, जो कि मुसलसल कुर्बानियों पर मुश्तमिल है, आप ये देखिए कि सैयद अली गिलानी मर्द हुर जो हैं, अल्लाह उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात को अल्लाह पाक बुलंद फरमाए, उन्होंने क्या नारा दिया? हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। अब पाकिस्तान के परचम में लोग वहां दफन होना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस सारे नैरेटिव को आगे ले जाने की जरूरत है, या हकूक के नाम पे इस नैरेटिव के छेड़ने का भी मैं समझता हूं जुर्म नहीं करना चाहिए। दुरुस्त दुरुस्त। तो यहां से फिर चीजें अय्या होने लगती हैं कि आप बात किस तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, अगर आपका है तो फिर तो आप खुद कहते हैं कि हमने अरब हार रुपए की रिलीफ ले दी आज़ाद कश्मीर के लोगों को। चलें, तरीके आज़ादी से तो आपका दूर का भी वास्ता नहीं है, आज़ादी की बात तो आप करते नहीं हैं। ये रियासती परचम जो है, जिसे कश्मीर के चारों जुज़ जो हैं उनमें लहराना है, ये सिर्फ चाहते हैं कि वो 4,500 मुरबा मील में लहराए। 86,000 मुरबा मील की बात ही कोई नहीं करता। तो फिर ये तरीके आज़ादी कश्मीर वाली बात तो इसमें नज़र नहीं आती। और अगर मकामी हकूक़ की बात है तो वो भी आपका मसला हल हो चुका कि जो मैं अपने बजट से आइंदा शायद 30 साल में भी ना दे पाऊँ, या अगर मुझे अलादीन का चिराग भी मिल जाए तो मैं रोगणू और जो जिन उससे हाजिर हो वो भी मेरे आगे हाथ बांध जाएगी, मेरे पास में भी ये मुतालबे पूरे करने नहीं हैं। तो वो सारे मुतालबों को मुकम्मल करने की ये यकीन दहानी जब हुकूमत पाकिस्तान करवा रही है, तो फिर अवामी मुफाद बाकी बचता क्या है? सवाल तो पैदा होता है। सही है। यानी कि अभी फ़िलहाल मुस्तकिल हल के ऊपर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसे चार्टर साइन करवाए जाएं दोनों अतराफ से, जिसके बाद मज़ीद एहतजाज की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। उसका तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर आपके जितने भी मुतालबात हैं बतौर सियासी जमात आएँ, इंतखाब लड़ें, जत्थों की बजाय गालिब अक्सरियत का वोट का एतमाद हासिल करके असम्बली में जाएं और गवर्नेंस करके दिखाएं। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आज़ाद कश्मीर का गवर्नेंस सिस्टम ये 24 से 48 घंटे भी नहीं चला पाएंगे। उसके लिए भी कुछ तजर्बा चाहिए ना। मुझे आप ये कह दें कि मैं जाके पहाड़ियों पे, जहाँ पे हमारे जवान जो हैं वो 18,000 फुट की बुलंदियों पर उन सियाचिन के ग्लेशियर्स में वो अपने एक एक चप्पे का दिफा कर रहे हैं। हाँ। जाएं जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आप भी जाके 2 महीने वहाँ वो कंपनी या यूनिट कमान कर रहे हैं। तो मैंने तो 14,000 के ऊपर ही वफात पा जानी है, मेरा सांस उखड़ जाएगा। आई एम नॉट मेंट फॉर दैट जॉब। अब इनकी जिस चीज़ की एक्सपर्टीज है, मैंने आपको बताया ना कि सुबह मैंने सुना कि जी वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में तो लिखा हुआ 1300 सीसी गाड़ियाँ। अब उस शहर के बच्चे को किसी ने बता दिया होगा ना कि भाई ये बात कर दो फौरी तौर पर, और वो करने आ गए। अब चाहिए क्या था? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कहीं जाके वो सर्विसेज से ले आते ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, उसको सामने रख के सलीस उर्दू में पढ़ देते, नहीं यार ये 1300 से नहीं है, आपने मुझे सही बात नहीं बताई, ये तो 1800 सीसी लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ दी। अब इस तरह के आप जब हजूम से बात करेंगे जिनमें सेन वॉइसेस बड़ी महदूद हैं, और अगर कोई बात करना भी चाहता है तो उसे हजूम जो है उस पर गलबा पा दे और उसको रोक दिया जाता तो है, फिर अल्टीमेटली इंतशार और फसाद नहीं तो क्या होगा? सर मुस्तकिल हल क्या है? देखिए, इसका मुस्तकिल हल एक ही है कि आज़ाद कश्मीर की जो बालिग, बाशऊर, सेहतमंद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर, बल्कि शायद जिस्मानी तौर पर जो हमारे भाई जो स्पेशल हैं वो शायद कई दफ़ा हमसे भी ज़्यादा बेहतर राय देते हैं। जी जी। तो आज़ाद कश्मीर में जो राय दहिंदा हैं उनको ये फैसला करने दिया जाए ना कि मुस्तकबिल का सफ़र कैसा होना चाहिए। उसके लिए एक मजबूत जमहूरी निज़ाम है। पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ लगते हैं ना, आज़ाद कश्मीर में तो कभी भी नहीं लगा। असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की है, लेकिन चूंकि पुलिस कम है, ऑपरेशनल पुलिस 4-4.5 हज़ार है, आप उसको जत्थे को 8-10 हज़ार तक ले जाते हैं और उसे ओवर पावर कर देते हैं जी। इस एक छोटी सी कमजोरी का फ़ायदा उठा के आप स्टेट को यरगमाल बना लें तो कितना ऐसा बनाएंगे? नहीं बना सकते।
ठीक, एक आखिरी सवाल है सर आपके सामने। इन फ्यूचर हम आज़ाद कश्मीर को किन बड़े संग मील को अबूर करता हुआ देखेंगे भी, उनकी अमली शक्ल भी हमारे सामने आएगी, और कौन से इनिशिएटिव्स अभी तक आप लोगों के पाइपलाइन में हैं जो आज़ाद कश्मीर की किस्मत को मज़ीद चमका देंगे? देखिए, जो एनर्जी क्राइसिस है वो पाकिस्तान का भी मसला है, कश्मीर का भी। 3 रुपये बिजली तो ऐसी बिजली है कि जिसके लिए आपको अपना हाइडल पोटेंशियल एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सबसे सस्ती बिजली अब हाइडल पोटेंशियल की है, वो भी 3 रुपये कॉस्ट नहीं है उसकी, 9 से 11 रुपये है। लेकिन अगर आप अपने हाइडल जनरेशन को कर लें और अपनी रियासत को अगर आपके वसाइल इजाज़त देते हैं सब्सिडाइज रेट को बहाल रखना चाहें तो कोई उम्र माने नहीं है। उसके बाद टूरिज्म के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए तो रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। स्मॉल लोन्स चाहिए, हमने वो 3 अरब के करीब बरह रास्त आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने और 1 अरब अखुवत के जरिए तकसीम करने का फैसला ऑलरेडी किया हुआ है। जो पॉवर्टी एवेलिएशन है उसके लिए सोशल प्रोटेक्शन फंड है, उसमें 10 अरब की लागत से ऑलरेडी वो पैसे मौजूद हैं, उसका काम जारी है। उसके सर्वे के ऊपर एतराज़ किया गया था, अब उसको शिफाफ बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह हमने ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन इंश्योर कर दी है। एजुकेशन पैकेज अब आने वाला है, तलीमी इदारे उसमें अपग्रेड होंगे। हेल्थ पैकेज ऑलरेडी दे दिया, फ्री हेल्थ के लिए, हेल्थ कार्ड के लिए भी 6 अरब रुपया रख दिया गया है। और हेल्थ का जो जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं, उनमें तैनातियाँ भी कर दी गई हैं और अब उनमें जो मशीनरी चाहिए वो भी खरीदारी के मराइल में है। तो जो सोशल सेक्टर के महकमे हैं, जिसमें बिजली है, जिसमें सेहत है, तालीम है, जिसमें CNW है, जिसमें रस्ते हैं, शाहरात हैं, उन पे अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। अब 2 साल में तो पिछला जो सालों का बैकलॉग है, अगर मैं वो दावा करूँ कि वो मैं दूर कर पाया हूँ तो वो तो शायद मैं दावा मेरा जो है वो दुरुस्त ना हो। लेकिन इन 2 सालों में तमाम तरह एहतजाज, इंतशार, सियासी पोलराइजेशन के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में हक बजाने में हूँ, मैं और मेरी अरकान काबीना और मेरी इत्तेहादी हुकूमत ने जो डेवलपमेंट बजट है उसका एक टेडी पैसा भी लैप्स नहीं होने दिया और पूरी शफाफियत से आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह पे खर्च किया। ठीक है, एक आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड मैं करना चाहूँगी। मुझे सर ये बताइएगा, जब DGISPR भी जाते हैं जामियात में, स्टूडेंट से वो बातचीत करते हैं, जब हम सियासी स्पेस की बात करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज़म की बात करते हैं, तो नौजवानों को कितनी स्पेस आप लोग आइंदा फराहम करेंगे? क्योंकि यही नौजवान, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, यही हमारा मुस्तकबिल है। इनके लिए सियासी सरगर्मियों के लिए क्या स्पेस दे रहे हैं आप लोग? देखिए, इनके लिए तो स्काई इज़ द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो मैंने अपनी सियासत का आगाज़ 1996 में कैसे किया। मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर बना। उस वक्त इंतखाब नहीं थे बल्दियाती इदारों के, अब तो बल्दियाती इदारे पूरी तरह फ़ाल हैं और चेयरमैन काउंसिल, टाउन काउंसिल्स तक, यूनियन काउंसिल्स तक, हमारे लोकल काउंसिलर से लेकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स तक हमारी जो कॉरपोरेशंस हैं, इनमें बेतहाशा नौजवान लोग आए हैं। तो आज़ाद कश्मीर में जो जमहूरी अमल है या जो जमहूरी माहौल है वो पाकिस्तान से बेहतर है। वहाँ के नौजवान का जो IQ लेवल है, हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो भी पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन इसे हमें अपनी ताकत बनाना है, इसे अपने ज़हनों को आलूदा करके दुश्मन के बयानिए को परवान चढ़ने नहीं देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।